हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए पहले अध्याय के अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ और आज भी हो रहा है। एक तरह से आज हम आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास जानेंगे, जो कि बहुत छोटा है और पश्चिमी देशों में हुए विकास से काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत सन 1879 में विल्हेम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना के साथ मानी जाती है। वुंट सचेतन अनुभव यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में रुचि लिया करते थे और मन के अवयवों अर्थात मन का निर्माण करने वाली इकाइयों का अध्ययन करना चाहते थे। वुंट और उस समय के मनोवैज्ञानिक मन की संरचना का विश्लेषण करना चाहते थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी या स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया। मन की संरचना का अध्ययन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में किसी व्यक्ति से अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करने को कहा जाता था। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक वैज्ञानिक तरीका नहीं माना, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए अनुभवों को कोई अन्य व्यक्ति वेरीफाई नहीं कर सकता था। आइए अब जर्मनी से अमेरिका की ओर चलते हैं। जर्मनी में विल्हेम वुंट द्वारा प्रथम प्रयोगशाला के निर्माण के कुछ ही समय बाद एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। विलियम जेम्स का मानना था कि मन की संरचना पर ध्यान देने की बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या कार्य करता है, मन और व्यवहार का उद्देश्य क्या है। इसे प्रकार्यवादी उपागम या फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहा गया, क्योंकि यह माइंड के फंक्शन के अध्ययन की बात करता है। आइए अब वापस जर्मनी चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में विल्हेम वुंट के संरचनावाद की प्रतिक्रिया में जर्मनी में एक नए दृष्टिकोण का उदय होता है, जिसका नाम है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एक संगठित संपूर्ण, जिसे उसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि मन के अवयवों पर ध्यान देना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव यानी परसेप्चुअल एक्सपीरियंस प्रत्यक्षण परसेप्शन के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त इनपुट से कहीं अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो हम वास्तव में तेज गति से बदलते स्थिर चित्रों को देख रहे होते हैं। हमारी आंख तो तेजी से बदलते स्थिर चित्रों को देख रही होती हैं, लेकिन हम मूवी का अनुभव ले रहे होते हैं। अमेरिका में विल्हेम वुंट के संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नए उपागम का उदय हुआ, जिसने 1920 से लेकर लगभग 1950 तक अमेरिकन साइकोलॉजी में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इस उपागम का नाम था व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने कहा कि मन और चेतना यानी माइंड और कॉन्शियसनेस का अध्ययन मनोविज्ञान में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मन और चेतना को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और इंट्रोस्पेक्शन की विधि बहुत ही व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्शन से प्राप्त बातों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान को केवल उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनका प्रेक्षण और सत्यापन किया जा सके। वाटसन ने मनोविज्ञान को उन व्यवहारों अथवा अनुक्रियाओं अर्थात रिस्पॉन्सेस का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, जिनका मापन और अध्ययन वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी के साथ किया जा सके। व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने में बहुत से मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा, लेकिन सबसे अधिक योगदान स्किनर का रहा, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रयोग बहुत सी परिस्थितियों में किया। व्यवहारवाद कई दशकों तक छाया रहा और आज भी यह मनोविज्ञान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। व्यवहारवाद के साथ ही मनोविज्ञान एवं उसकी विषय वस्तु क्या हो, इसको लेकर कई तरह के विचार और उपागम विकसित होते रहे।
एक व्यक्ति जिसने मानव प्रकृति के बारे में अपने मौलिक विचारों से दुनिया को हिलाकर रख दिया, वे थे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड मानते थे कि मानव का व्यवहार उसकी अचेतन इच्छाओं और संघर्षों का गतिशील रूप है, अर्थात हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स से ही हमारा व्यवहार तय होता है। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने और उनका उपचार करने के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस की एक पद्धति के रूप में स्थापना की। इस पद्धति के अनुसार हमारा अचेतन मन आनंद प्राप्ति की इच्छा रखता है और हमारा व्यवहार इन्हीं आनंद प्राप्ति की इच्छाओं से प्रेरित होता है। फ्रायड के विचारों के विपरीत अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने मानव स्वभाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने मानव की स्वतंत्र इच्छाओं अर्थात फ्री विल और आंतरिक क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। इसे मानवतावादी दृष्टिकोण या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहा गया। मानवतावादियों का मानना है कि व्यवहारवाद मानव को एक ऐसी मशीन मानता है जिसका व्यवहार वातावरण की दशाओं से निर्धारित होता है और इस तरह का विचार मानव की गरिमा और स्वतंत्रता के विपरीत है। ये सभी उपागम मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण रहे हैं। सभी उपागम अपनी अपनी तरह से मानव के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक उपागम के अपने गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन कोई एक उपागम मानवीय मन और व्यवहार की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष और संरचनावाद के पक्ष मिलकर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का निर्माण करते हैं, जो इस बात पर केंद्रित है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। संज्ञान या कॉग्निशन चीज़ों को जानने की प्रक्रिया है। कॉग्निशन के अंतर्गत आता है चिंतन, थिंकिंग, समझ, अंडरस्टैंडिंग, प्रत्यक्षण, परसीविंग, स्मरण करना, मेमोराइजिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा भी अनेक मानसिक प्रक्रियाएं कॉग्निशन के अंतर्गत आती हैं, जिनकी सहायता से हम दुनिया को जान सकते हैं। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रसंस्करण तंत्र यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह होता है जो सूचनाओं को प्राप्त करता है, प्रसंस्कृत या प्रोसेस करता है, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्म करता है, संचित या स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर इन प्रसंस्कृत सूचनाओं को वापस ले आता है। आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनुष्यों को उनके सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। इस विचारधारा को कभी कभी निर्मितवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। बाल विकास के बारे में पियाजे का सिद्धांत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। आइए अब भारत में मनोविज्ञान के विकास को देखते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, मानव चेतना यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मन और शरीर का संबंध, संज्ञान यानी कॉग्निशन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, भ्रम यानी इल्यूजन, अवधान यानी अटेंशन और तर्क यानी रीजनिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। परंतु दुर्भाग्यवश भारतीय दार्शनिक परंपरा भारत में मनोविज्ञान के विकास को प्रभावित नहीं कर सकी। भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत से लेकर आज तक पाश्चात्य मनोविज्ञान का बोलबाला रहा है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत सन 1915 से मानी जाती है, जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का पहला सिलेबस और प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही एक साल बाद सन 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का विभाग प्रारंभ हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की शुरुआत में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता का माना जाता है, जो विल्हम वुंट की प्रायोगिक परंपरा में ट्रेंड होकर अमेरिका से भारत वापस आए थे।
प्रोफेसर जी बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। प्रोफेसर बोस फ्राइड के साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण से प्रशिक्षित थे। कलकत्ता के बाद मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान के केंद्र शुरू हुए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दुर्गानंद सिन्हा भारत में मनोविज्ञान के इतिहास को 4 चरणों में देखते हैं। पहले चरण में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अर्थात 1947 तक पाश्चात्य देशों से प्रभावित होकर 3 क्षेत्रों में अनुसंधान किए गए। प्रायोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मनोविश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी साइको एनालिटिकल रिसर्च और मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च। दूसरे चरण में 1960 तक अनुसंधान की अन्य शाखाओं का विकास हुआ। इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों से जोड़कर एक भारतीय पहचान देने का प्रयास किया। उन्होंने पाश्चात्य विचारों द्वारा भारतीय परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। तीसरे चरण में 1960 के बाद मनोविज्ञान को समस्या केंद्रित अनुसंधान के द्वारा भारतीय समाज के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। मनोवैज्ञानिक भारतीय समाज की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने लगे। साथ ही यह भी अनुभव किया जाने लगा कि पाश्चात्य मनोविज्ञान पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। चौथे चरण में 1970 के दशक के अंतिम समय से देशज मनोविज्ञान यानी इंडिजिनस साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। ऐसी समझ विकसित करने की कोशिश की गई जो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सार्थक हो। इसकी झलक उन प्रयासों में दिखती है जब प्राचीन ग्रंथों और धर्म ग्रंथों से लिए गए उपागमों पर शोध कार्य किए गए। आज के समय में यह आवश्यक है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास किया जाए जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के लिए सार्थक हों। आइए अंत में अब कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। विल्हेम वुंट को मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दुनिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के निर्माण का श्रेय विल्हेम वुंट को जाता है। अमेरिका की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के निर्माण का श्रेय वुंट के एक छात्र जी स्टैनली हॉल को जाता है, जिन्होंने 1883 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विलियम जेम्स ने वुंट से 4 साल पहले ही मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कर लिया था। फिर भी उन्हें ना तो विश्व की पहली प्रयोगशाला और ना ही अमेरिका की पहली प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बजाय शिक्षण प्रदर्शन के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। फ्रायड ऑस्ट्रिया देश के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उनके सारे लेख जर्मन भाषा में ही हैं। बाद में उनके लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आज यह माना जाता है कि फ्रायड द्वारा प्रयुक्त कुछ जर्मन शब्दों का अनुवाद ठीक तरह से नहीं हुआ है। वीडियो में बताए गए किसी टॉपिक के बारे में आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।